नमस्कार साथियों, आज हमारे सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन सब के उम्मीदवार श्री राय साहब यादव जी उपस्थित हैं, जो कि महासचिव पद के उम्मीदवार हैं। आइए अब इनसे कुछ सवाल पूछेंगे हाईकोर्ट के भविष्य को लेकर के, चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं। अपने बारे में दो शब्द पहले बताएं। मैं राय साहब यादव महासचिव का प्रत्याशी हूँ। सर, आपको सर क्या क्या मुख्य कमियां लगती हैं जो है चुनाव जैसे कि चल रहा है, चुनाव का दौरान आप लड़ रहे हैं, आपको वोट के अंदर क्या क्या मुख्य कमियां दिखती हैं जो आप आने के बाद इसे सही करें? देखिए, वोट के अंदर तो सबसे बड़ी कमी ये है कि लिस्टिंग की व्यवस्था अत्यंत खराब हो गई है। कोविड से पहले हम लोगों के फ्रेश केस हो जाया करते थे, लिस्ट भी टेकअप हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे फ्रेश केस 2-2, 3-3 महीने बाद आ रहे हैं। हमारा हाईकोर्ट एक प्रयोग का शिकार होता जा रहा है। हमारे यहाँ नए नए प्रयोग होते रहते हैं। कोई बाहर से चीफ जस्टिस आता है तो छोटे न्यायालय का चीफ जस्टिस आके यहाँ 30,000 अधिवक्ता जहाँ काम करते हैं वहाँ नए नए प्रयोग कर देता है, और नए नए प्रयोग के कारण से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कोई भी केस समय पे टेकअप नहीं हो पा रहा है, केस इन्फ्रेक्चुअस हो जाते हैं। क्लाइंट आ रहा है यहाँ की अरेस्ट स्टे लेने के लिए, 1 महीने में टेकअप होगा, तब तक वो गिरफ्तार हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ लिस्टिंग की है। जैसे कि सर ने बताया कि लिस्टिंग की सर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए हाईकोर्ट के अंदर गंदगियाँ हैं, धूम्रपान को लेकर के, यहाँ पे स्वच्छता पानी को लेकर के, शौचालय को लेकर के, आप उसमें सर क्या कहेंगे? आप यदि आप पद पे आते हैं तो आप उसको किस तरह सुलझाएंगे और सही करेंगे? देखिए, जो आपने कहा ये सारी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी संख्या है अधिवक्ताओं की, क्लाइंट की, स्टाफ की, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। हम लोगों के पास अभी तक चैम्बर्स नहीं थे, जगह कम थी, जहाँ एक एक चैम्बर में 100-100, 200 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। कोई आता है 5 मिनट के लिए बैठता है, फिर उठ जाता है, दूसरा बैठता है। आज गवर्नमेंट ने बहुत बड़े चैम्बर का निर्माण करा दिया। हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और सफाई का ध्यान बार एसोसिएशन जहाँ उसका क्षेत्र है वो एकदम पूर्णतः हम लोग रखेंगे, और सफाई भी विशेष ध्यान देंगे। सर, और एक चीज़ और है सर, तो जैसे कि सर अलग अलग जिलों से जो हमारे यहाँ अधिवक्ता यहाँ हाईकोर्ट में आकर के सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं सर, उनका सर यहाँ खुद का सर आवासीय नहीं है। तो जैसे कि कई सालों तक वो टहलते रहते हैं या रूम लेकर के रेंट पे रहकर तमाम दिक्कतों का सामना हो करते हैं। सर, अगर आप पद पे आते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो है कैसे आवाज़ उठाएंगे? देखिए, अधिवक्ता को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आवासीय प्रॉब्लम। अधिवक्ता के लिए आवासीय कॉलोनी का निर्माण होना चाहिए। ज़मीन एक्वायर हो, और एक्वायर होने के बाद भाई आप उनसे पैसा लेंगे ना, एक्वायर करके अधिवक्ता कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाए। पैसा जैसे अधिवक्ता जगह जगह जाके खरीदता है, वहाँ विवाद उत्पन्न होता है, तो सरकार से जो है हम लोग प्लाट ले सकते हैं, और एक अधिवक्ता कॉलोनी के नाम से अगर विकसित किया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम के अलावा भी अधिवक्ता आज चैम्बर बन चुका है, लेकिन अलॉटमेंट की बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2500 चैम्बर है वहाँ, और अधिवक्ता हमारे यहाँ 30,000 है। वहाँ चैम्बर दिया जाएगा, अब किसको मिलेगा? और यहाँ की जो चैम्बर्स हैं इसको हम लोगों से लेके तोड़ दिया जाएगा। यदि ये चैम्बर भी रहते और वहाँ चैम्बर अलॉटमेंट होता तब तो हम लोगों को सबको मिल जाता चैम्बर, लेकिन यहाँ से हमें विस्थापित किया जाएगा। न्यायालय परिसर से अधिवक्ता निकाल दिए जाएंगे, सिर्फ अधिवक्ता बिल्डिंग में ही चले जाएंगे। तो वहाँ भी समस्या आएगी कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है कि वहाँ हम लोगों को चैम्बर की असुविधाएँ हैं। लेकिन मैंने एक अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया है कि अगर अधिवक्ताओं को चैम्बर वहाँ नहीं मिलता है तो हम लोग तब तक यहाँ का चैम्बर नहीं खाली करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फीस की बात बहुत लगाई जा रही है कि वहाँ फीस लगेगी। हम लोग निःशुल्क चैम्बर की मांग करते हैं, जो कि सरकार ने बनवाया है, और उसका पैसा हमसे नहीं लिया जा रहा है। और सर एक चीज़ और है सर, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में सर आए दिन शुल्क बढ़ते जा रहे हैं सर, रजिस्ट्रेशन में आए दिन शुल्क बढ़ते जा रहे हैं, रेजिडेंट्स को लेकर के, परमानेंट को लेकर के सर। तो इसको सर यदि आप पद पे आते हैं तो सर इसको सर किस तरह करेंगे? लोगों के लिए किस तरह, या बच्चों के लिए, या नए अधिवक्ता जो रजिस्ट्रेशन में आते हैं आप उनके लिए क्या करते हैं? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क 3800 था, न्यू रजिस्ट्रेशन, और
आजीवन सदस्यता 7600 था, जिसे बार एसोसिएशन, वर्तमान बार एसोसिएशन ने एक बंद कमरे में 28 लोगों की मीटिंग करके ये प्रस्ताव पास कर दिया कि कितनी वृद्धि की जा रही है। 25,000 कर दिया और 8,000 कर दिया। हमारे बाइलाज में संशोधन की प्रक्रिया है, जब तक आप संशोधन नहीं करेंगे तब तक उसको लागू नहीं कर सकते। नई बार एसोसिएशन आएगी, नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। मैंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि जिस दिन हम लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, हमारे घोषणा पत्र में जितने भी विषय हैं, मैं उस शपथ ग्रहण समारोह को ही, ये हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, लेकिन मेरी सोच है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा जनरल हाउस घोषित करूंगा और उसी शपथ ग्रहण समारोह को जनरल हाउस घोषित करके ये सारी चीजें लागू करा दी जाएंगी उसी दिन। सर जैसे कि आपने सर कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, तो सर यहाँ एक चीज़ है सर, ये चैम्बर की वादे तो सर बहुत से उम्मीदवार पीछे भी आए और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए मेमोरेंडम के जरिए, उन्होंने सर कुछ नहीं किया सर। तो सर इसको सर आप आने के बाद सब किस तरह करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे कि मूड वे में करेंगे कि अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग करके करेंगे या एक बिल ला करके करेंगे, किस तरह से करेंगे चैम्बर की बात? देखिए, चैम्बर तो बन चुका है, चैम्बर बन चुका है और वहाँ लगभग 10,000 अधिवक्ता आ जाएंगे उस चैम्बर में। चूँकि 2500 चैम्बर है, एक चैम्बर में 4 लोगों को अध्यक्ष किया जाएगा, तो 10,000 आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 10,000 के बाद भी हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बच रहे हैं, तो ये चैम्बर जो बने हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, अगर इसको ना तोड़ के इसको यथावत रखा जाएगा तो हम लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर इसको हाईकोर्ट ले लेता है और इसको तोड़ देता है, तब हमारी कमियां वही रह जाएंगी कि जितने चैम्बर यहाँ हैं हमारे, वो तोड़ दिए जाएंगे, वहाँ भी हमें चैम्बर की कमी पड़ेगी। तो हम ये चैम्बर तब तक नहीं तोड़ने देंगे जब तक हम लोगों को वहाँ चैम्बर या कोई और नया बनवा के दे दें, तब हम चैम्बर छोड़ेंगे। सर जैसे कि हमारा एक अहम सवाल सर, कि जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि जो भी लॉ स्टूडेंट रहेंगे, जब तक वह 3 साल जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक उनको जो है वकालत का 3 साल का अनुभव चाहिए, फिर वह अलग फील्ड में जुडिशियल में जा सकते हैं। तो सर मान लीजिए जैसे नए बच्चे जो आएंगे सर अधिवक्ता के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, सर आप उनका किस तरह मदद करेंगे सर? क्योंकि एक सीनियर का बड़ा ही एक योगदान होता है एक गुरु के जरिए, मान चलिए। तो जो नए अधिवक्ता, जो नए बच्चे आते हैं, तो उनको सर बड़ा दिक्कतों का सामना पड़ता है अपने एक अच्छे मार्गदर्शक के लिए। तो सर इसको आप किस तरह से ट्रीट करेंगे और कैसे बच्चों का सर मदद करेंगे? आपके इस प्रश्न का जवाब हमारे घोषणा पत्र में है। मैंने स्पष्ट लिखा है कि हमारे यहाँ जो फीस वृद्धि की गई है 8,000 की गई है। 8,000 बार एसोसिएशन लेती है तो नए अधिवक्ताओं को कुछ नहीं देती। मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जिस दिन हम अपने अधिवक्ता का इंटरव्यू लेंगे, उसको 5 किताबें, हाईकोर्ट रूल्स, हाईकोर्ट का बाइलाज, क्रिमिनल मेजर एक्ट, CPC और संविधान, ये 5 किताबें गाउन और बैंड पहना के उसे उसी दिन सम्मानित करके अपने परिवार का सदस्य बनाएंगे। तो नए अधिवक्ताओं को हम कुछ देंगे। कोड नंबर 66 में मैं प्रचार कर रहा था, सीनियर अधिवक्ता थे, तो बोले कि किस पद पे लड़ रहे हो? तो हमने बताया कि महासचिव पद पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि जीत के आ जाओगे तो हम लोगों के लिए क्या करोगे? हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो जूनियर अधिवक्ता जो है सीट नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने कहा ये प्रश्न विचारी है आपका, अगर आप हमें मौका देते हैं तो बार में आने के बाद एक प्रस्ताव ले आया जाएगा कि सीनियर जैसे ही कोर्ट में जाएगा 5 साल से कम की उम्र का जूनियर जो है उनके लिए सीट खाली कर देगा, लेकिन उसके साथ एक और प्रस्ताव रहेगा। बोले क्या रहेगा? मैंने कहा कि जो जूनियर आपके लिए सीट खाली करेगा, आप उसे उसी समय अपने चैम्बर में इनवाइट करेंगे कि आज का लंच तुम हमारे साथ करोगे। लंच के लिए आप अपने कमरे में जब इनवाइट कर लेंगे अपने चैम्बर में, तो आप उसे लंच भी कराएंगे और 2-4 उससे सीख देंगे कि वकालत कैसे शुरू करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। सीनियर का सानिध्य जूनियर को बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा आपकी बात बहुत अच्छी है, इसको आप लागू करिएगा और मेरी सहमति है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। सर और एक चीज़ और है सर, ये जो विधि छात्र होते हैं सर, 1-2 सेमेस्टर साल भर पूरा होने के बाद सर वह सोचते हैं सर, एक्साइटेड होते हैं काफ़ी इंटर्नशिप के लिए, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। सर उन बच्चों का सर आप किस तरह मदद करेंगे? उनकी पूरी मदद रहेगी।
देखिए, हमारे यहाँ आने के बाद कोर्ट में जब आ जाते हैं, खैर ये हाई कोर्ट की परिपाटी रही है, बहुत पहले से रहा है कि जूनियर और सीनियर के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। हम लोग जो हमारे यहाँ जूनियर भी बहुत सारे जूनियर आते हैं, उनको हम लोग अच्छे से उनको सिखाते हैं, उनको अच्छे से सारी चीज़ें बताते हैं। इंटर्नशिप में भी कोर्ट में भी हम लोगों का रहेगा कि जो बच्चे यहाँ आना चाह रहे हैं उन्हें विशेष सुविधा मुहैया कराई जाए। एक ऐसा हमारे यहाँ भी हाल होना चाहिए जहाँ वो बच्चे वहाँ बैठ के, इंटर्नशिप के बच्चे वहाँ कुछ सीख सकें। और उनको हम लोग अपने यहाँ सीनियरों के जैसे क्लास चलाया जाता है, इस तरीके से सीनियर भी पर डे वाइज रहे कि आज इन सीनियर का लेक्चर होगा, आज इस सीनियर का लेक्चर होगा। तो इस तरीके से भी कराएंगे ताकि जो जूनियर है और इंटर्नशिप वाले भी वो सब सीख सकें। धन्यवाद सर आपका सर बहुमूल्य समय देने के लिए। सर आपसे बात करके सर अच्छा लगा। सर हम आशा करते हैं कि यदि आप पद पर सर आने के बाद आपने सर जितनी बातें सर कही सर उस वादे को सर पूरा करेंगे। मैंने सिर्फ कही नहीं है, मैंने लिखित रूप से दिया है, सारे अधिवक्ताओं को दिया है कि मेरा ये वादा है। अगर मैं नहीं पूरा करूँगा तो आप इसको लेके आप दिखा सकते हैं कि आपने ये किया है, आप मुझे पकड़ सकते हैं। अभी तक हाईकोर्ट का चुनाव जो होता था मुद्दा विहीन होता था। लोग कहते थे हमें जिता दीजिए, हमें जिता दीजिए, लेकिन कोई भी अपना पत्ता नहीं खोलता था कि जीतने के बाद आप क्या करेंगे। मैंने स्पष्ट अपने मुद्दे रखे हैं और ऐसे मुद्दे रखे हैं कि जो किया जा सकता है, ऐसे मुद्दे नहीं रखे कि जो ना कर सकते। और मेरा वादा है कि जिस दिन आप लोग शपथ दिलाएंगे, शपथ कार्यक्रम को ही मैं सबसे बड़ा जनरल हाउस घोषित कराऊंगा। विश्व का सबसे बड़ा जनरल हाउस इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत